गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज थी उनके बारे में जाना था और टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री थी उसके बारे में जाना था। ओके, आज उसी में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर द आयरन ओर इंडस्ट्रीज। ओके, लोकलाइजेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री। ओके, ये कहाँ कहाँ किन किन एरियाज में सेटअप है। ओके, the iron and steel industry in India is localized in the area where raw materials are available. Main reason of localization of this industry in this area is that material used in this industry are heavy, cheap and full of impurities. It is uneconomical to transport heavy raw material full of impurities to other places. Therefore, production units themselves are set up there. जितने भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, तो जब आप मिनरल्स निकालते हैं उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज आती हैं। ओके, तो इस वजह से जितना भी और साथ साथ बहुत हैवी होती हैं। ओके, जिसकी वजह से इनको अगर हम किसी दूसरी जगह हम प्लांट डाल दे, कहीं दूसरी जगह प्लांट डाल दे, तो वहाँ से हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से इकोनॉमिकली हमें बहुत महंगा पड़ेगा। इसीलिए जितनी भी इंडस्ट्रीज है आयरन और स्टील इंडस्ट्री, वो या तो आयरन ओर्स के पास ही आसपास के इलाकों में बसी हुई, ताकि रॉ मटेरियल जैसे एक्सट्रैक्ट होता है वो डायरेक्ट फैक्ट्रीज में जाकर वहाँ पर इसको अलग जो भी प्रोसेस होती है उसको रिफाइन करने की वो स्टार्ट हो जाए। ओके, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री आर आयरन और कोल, मैंगनीज, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एटसेट्रा। जो रॉ मटेरियल आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता है उसमें एक तो आयरन और सिंपल है, कोल यूज किया जाता है। ओके, कोल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जो हमारा आयरन है उसको काफ़ी हीट करना पड़ता है। मिनरल्स जो हमें मिलते हैं उसमें कुछ पत्थर है, कुछ इम्प्योरिटीज़ है, इनको हीट करना पड़ता है और फिर इनको रिफाइन करना पड़ता है, तो इनको मोल्डन स्टेट में वापस लेके आना पड़ता है और उससे हम आयरन को अलग करते हैं और अदर जो इम्प्योरिटीज़ है उसको अलग करते हैं। तो इसलिए रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ साथ मैंगनीज यूज़ करके हम कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, आयरन और स्टील का, कॉपर हो गया, अदर जो ब्रास हो गए, ये सारी चीज़ें मिलके बनती हैं। सो देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ दिस रॉ मटेरियल जो कि यूज़ की जाती है। ओके, इसके साथ साथ इन आवर कंट्री बेसाइड्स रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैज आल्सो इफेक्टेड इन द लोकलाइजेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री। देयर आर प्लेसेस वेयर रेल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आर अवेलेबल नियर कोल एंड आयरन माइंस आर प्रिफर्ड फॉर सेटिंग अप दिस इंडस्ट्री। वन ऑफ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है रादर देन शिपमेंट या कार्गो, उसके अलावा एक रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है। तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज ऐसी जगह सेटअप है जहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी इजीली अवेलेबल है। जितने भी कोल ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है या आयरन ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट करते हैं, और यही चलन चलता है टिल नाउ। जितने भी इंडस्ट्री सेटअप होती है उसके आसपास रेलवे ट्रैक्स हो या फिर रेलवे स्टेशन हो या फिर रेलवे कनेक्टिविटी जहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, मतलब वेरियस रूट्स पर ट्रेन जहाँ से निकलती हो या फिर रूट्स निकलते हो। ड्यू टू चिप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दिस इंडस्ट्री इज लोकलाइज्ड इन कोस्टल एरिया ऑल्सो। जैसे मैंने आपको बताया, कार्गो भी वन ऑफ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो जहाँ पर कोस्टल एरियाज है वहाँ पर भी ये इंडस्ट्री सेटअप है। ओके, तो आइए कुछ जानते हैं द इंडस्ट्री जो हमारे यहाँ मेनली 4 रीजन्स में लोकेटेड है। तो फर्स्ट है इंडस्ट्री लोकेटेड इन कोल बेल्ट, जहाँ पे कोयले की खदान है। उसके आसपास भी इंडस्ट्री सेटअप है जिसमें बर्नपुर, हीरापुर, कुल्ती, दुर्गापुर और बौकौल, ये सारी प्लेसेस है जहाँ पर ये इंडस्ट्री लोकेटेड है। यहाँ पे खासियत इस बात की ये जो कोयले की खदान के आसपास सिचुएटेड है। इंडस्ट्री लोकेटेड इन आयरन ओर बेल्ट। ओके, जहाँ पे आयरन की खदान, जहाँ पे आयरन ओर्स या फिर आयरन की खदान है जहाँ पे अवेलेबल, उसके पास ही इंडस्ट्री सेटअप की। उनमें से भिलाई है, राउरकेला है, भद्रावती है, सलेम है, विजयनगर है और चंद्रपुर। ओके, इसके साथ साथ स्टील इंडस्ट्रीज इन एरियाज बिटवीन कोल एंड आयरन ओर, है ना। कुछ ऐसी इंडस्ट्री भी सेटअप की गई जो कि आयरन और कोल इंडस्ट्री के बीच में, अगर उन्हें कोल चाहिए रहता है तो वो भी उनको सब इजीली मिल जाएगा, और आयरन अगर चाहिए रहता है तो इनके बीच में सेटअप कर रखी ताकि ट्रांसपोर्टेशन खर्च को कम किया जा सके। लास्ट इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड इन द कोस्टल एरियाज, जहाँ पे कोस्ट है समुद्र के इलाके वाले एरियाज लाइक विशाखापट्टनम है। ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ की कोस्टल एरियाज के पास में लोकेटेड है। ओके, वाइजैक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोस्टल एरियाज माना जाता है, वहाँ बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स हैं। ओके, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड इन जमशेदपुर इज नोन एज टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसको कि टिस्को नाम से आता है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट ऑफ आवर कंट्री। दिस इज द लार्जेस्ट स्टील प्लांट नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल एशिया। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे एशिया में सबसे बड़ा प्लांट है। ओके, इस यहाँ पे हियर बिसाइड स्टील्स, गर्डर्स, रॉड्स, शीट्स, रेल्स और वो बेसिक वायर्स, ये सब यहीं पे बनते हैं। कि टिस्को में आपकी जो रेलवे पटरी होती है वो बनती है।
ओके। गर्डर जो होती है, आपने कभी बहुत पहले जब गाटर फर्सी की जो छत डलती है उसमें जो गाटर आती है जिसको कि हम इंग्लिश में गर्डर बोलते हैं, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। शीट्स जो होती हैं, ओके, जो जिसको कि आप टीन शेड में जो शीट्स लगाते हो, इसके अलावा जो वायर्स बनते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, सब यहीं बनते हैं। ओके ओके। इसके साथ साथ आयरन एंड स्टील प्लांट्स इंडिया में कहाँ कहाँ लोकेशन है। सबसे बिगेस्ट जो प्लांट है वो है टाटिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि जमशेदपुर में सिचुएटेड है। स्टेट वाइज इस झारखंड में है। आयरन इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बुरहानपुर में है, जो कि वेस्ट बंगाल में है सिचुएटेड है, जो कि इसकी 2 ब्रांचेस है, कुल्थी और हीरापुर में। ओके। विश्वेरिया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती में, कर्नाटका में सिचुएटेड है। ये भद्रावती जो लोकेशन है और कर्नाटक स्टेट है। ओके। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि राउरकेला में सिचुएटेड है और ये किस स्टेट में आती है, उड़ीसा में। ओके। ये किसके हेल्प से सेटअप है, विद जर्मनी कंपनी के अलायंस के साथ सेटअप है। ओके। भिलाई स्टील प्लांट भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। ये यहाँ पे किसका अलायंस है, विद द रशियन गवर्नमेंट। ओके, रशियन अलायंस के साथ। ओके। दुर्गापुर स्टील प्लांट दुर्गापुर में सिचुएटेड है, वेस्ट बंगाल। ये ब्रिटेन की कंपनी के साथ अलायंस है इस कंपनी का। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सलेम में जो है, तमिलनाडु में। ओके। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट विशाखापट्टनम में सिचुएट करती है, जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड करता है, जो कि ज्वाइंट वेंचर है स्टेट और सेंट्रल, या पब्लिक सेक्टर का बोल सकते, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी फुल्ली गवर्नमेंट इसको रन करती है। उसका आता है बाकोरो स्टील प्लांट, जो कि बाकोरो झारखंड में है। जितनी भी आरसीसी चिमनीज होती हैं, मोस्ट मॉडर्न इट्स आरसीसी चिमनी इन द बिगेस्ट इन एशिया, जो मतलब आरसी पहले जो चिमनीज बनती थी ना वो ब्रिक से बनती थी, यहाँ पर चिमनीज बनी पूरी आरसीसी यानी कि आयरन की हेल्प से, मतलब आयरन बार्स यानी आयरन रॉड्स की हेल्प से और सीमेंट और कॉन्क्रीट, इससे ये आरसीसी बन की चिमनी जो आरसीसी की बनी हुई है। ओके। कहता है विजय नगर स्टील प्लांट, जो कि हॉस्पेट कर्नाटका में है। वो पूरी इंडियन टेक्नोलॉजी पे बेस है, इसमें कोई किसी अदर कंट्रीज का कोलैबोरेशन नहीं। ओके। प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील, द सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस has resulted in a sustained increase in the production of the last few decades. During 70 to 71 the production was 70 lakh ton, which increased to 492 lakh ton in the year 2005 to 2006. After Indian independence, the growth of the iron production बढ़ता गया। 71 में जहाँ इसकी प्रोडक्शन 70 लाख टन होती थी, अब आते आते इन द ईयर 2005 2006 हम अप्रॉक्सीमेटली 492 लाख टन ऑफ स्टील या फिर आयरन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। From the standpoint of steel production, India places in the 9th in the world. The industry is giving direct employment to more than 5 lakh persons in India. 5 लाख पर्सनस को ये रोजगार दे रही है इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड में इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन 9th पोजीशन पर इंडिया आती है। ओके। नाउ वी विल स्टडी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। Forests are an invaluable gift of nature which give us several things like wood, lac, resins, gum, barks, leaves, fruits, medicinal plants and herbs. फॉरेस्ट हैं, हम पढ़ चुके हैं हमें क्या क्या मिलता है। ओके। तो इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसके साथ साथ रबड़ है, सिल्क है, फर्नीचर है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि डेवलप हो रही है। फॉरेस्ट से हमें रॉ मटेरियल मिलता है जिसका कि हम अच्छे से उसको फिनिशिंग वर्क करके हम उसको हायर रेट्स में बेचते हैं। इसके साथ साथ जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होता है, लकड़ी हो गया, लैक हो गया, रबड़ हो गया, गम्स हो गए, ओके, रेजिन्स हो गई यानी कि किशमिश होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से डायरेक्टली मिलती है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। एज ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, डिटेल अकाउंट ऑफ पेपर इंडस्ट्री इज गिवन हियर। ओके। अब अगर किस फॉरेस्ट इंडस्ट्री का एक एग्जांपल दे रखा है पेपर इंडस्ट्री, फॉरेस्ट से हमें पेपर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वुड, तो इसका एक डिटेल अकाउंट दे रखा है पेपर इंडस्ट्री के बारे में। चीफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। ओके। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ओके। तो इसके बारे में हम जानते हैं। इन मध्य प्रदेश डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस आर थ्रू विच the state government earns huge income every year. The government has introduced several schemes to collect and make us of important products. It is essential for the development of van ways. The part of the forest products is used in small scale and cottage industries in inhabitants can be achieved. Following are the main forest produced based on which small scale and
कॉटेज इंडस्ट्रीज कैन बी एस्टैब्लिश लोकली। ओके, तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री से भी हम काफ़ी सारे स्मॉल स्केल या फिर कॉटेज इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। हम काफ़ी सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे रेवेन्यू लाइक मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, हर्ब्स हो गई, रबर हो गया, सिल्क हो गया, ये सब हमें फॉरेस्ट से मिलता है, जिससे हम काफ़ी सारा अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे स्मॉल स्केल या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप की जा सकती है फ्रॉम द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स से। ओके, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री आर द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, भले ही बड़े बड़े प्लांट हो जाए, जैसे आयरन स्टील प्लांट हो जाए, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हो जाए, इसके अलावा जो छोटी मोटी इंडस्ट्री होती है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन इकोनॉमी ऑल्सो। Some industries are based on agriculture and forest produce. This industry obtain the supply of raw material in the form of agriculture products and फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। जितने भी स्मॉल स्केल या कॉटेज इंडस्ट्री होती है वो डिपेंडेंट होती है या तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से या फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स से। दोनों से ही रॉ मटेरियल मिलता है जिसको कि फिनिश करके हम मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मध्य प्रदेश फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ इज एन ऑपुलेंट स्टेट। 30.74% ऑफ टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। ओके, मध्य प्रदेश का अगर फॉरेस्ट एरिया काउंट करें तो 30% जो एरिया है वो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। द फॉरेस्ट वेल्थ स्प्रेड ओवर द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज ऑफ ग्रुप। Major products such as teak, sal, bamboo, tendu leaves, etc. and minor products are khair, myrobalan, charas, आंवला, लैक, गम, चिरौंजी और महुआ। इस टाइप के जो ये माइनर प्रोडक्ट्स और मेजर प्रोडक्ट्स, ये मेजर प्रोडक्ट्स में टीक, साल, बम्बू। टीक एक फॉरेस्ट की एक लकड़ी होती है, साल भी एक लकड़ी होती है, बैम्बू जो कि आपने बांस देखा होगा, है ना। इसके अलावा जो माइनर प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो चरस हो गया, आंवला हो गया, गम हो गया, महुआ हो गई जो कि जिसको कि रॉ अल्कोहल बोला जाता है, कच्ची दारू का ये नाम से जाना जाता है। ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस से मिलते हैं एंड एज अ माइनर रिसोर्स। ओके, इन द फॉरेस्ट एंड विलेज एरियाज वेयर द वनवासीज एंड विलेजर्स वेयर देयर इज एक्यूट लैक ऑफ इंडस्ट्री। अब वैसे फॉरेस्ट के एरियाज जहाँ पे गाँव बसे हुए हैं, लाइक जैसे झाबुआ वाला एरिया है, वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री की शॉर्टेज है। ओके, हालांकि पूरा जंगल से भरा हुआ, उसको अगर हम आउटपुट अगर उसको जंगल से अगर हम कुछ रॉ मटेरियल ले वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री सेटअप करें तो वहाँ पे काफ़ी कुछ हो सकता है, मीन्स वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। अगर ऐसा करते हैं, अगर हम ऐसी इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप करते हैं, लाइक झाबुआ साइड पूरा एक तरीके से आप बोल सकते हो ट्राइबल एरिया है या भील जिसको क्या हिंदी में भील एरिया कहा जाता है, आदिवासी रहते हैं वहाँ पे। वहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री की शॉर्टेज है। अगर वहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर दिया जाए तो वहाँ के पीपल्स को, जो ट्राइबल पीपल हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि वहाँ के पीपल्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाएगा। ओके, और धीरे धीरे जो सारे हिस्सा है ना, सिटीज़ के पीपल्स भी कमा रहे हैं, गांव के पीपल्स एग्रीकल्चर कमा रहे हैं, बट लेकिन कुछ से सेक्शंस रह जाते हैं जो कि पिछड़ा रह जाते हैं, जो कि फॉरेस्ट के आसपास के या ट्राइबल कम्युनिटीज़ के पीपल या वनवासी पीपल जो कि अभी पिछड़े हुए हैं, तो वो भी अब आगे आके कमाने लग जाएंगे, कंट्री धीरे धीरे प्रॉस्परस होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा फॉरेस्ट की जो चीज़ें हमें मिल सकती है, लाइक बैम्बू हो गया, चिरौंगी हो गया, गम हो गया, हनी हो गया, आंवला हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।